नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से। हम बात कर रहे हैं भाषा और उसके कौशलों के संदर्भ में। कल की कक्षा में हमने जो अंतिम चर्चा की थी वह की थी उच्चारण कौशल पर। तो अब तक भाषा के दो कौशल, श्रवण कौशल और उच्चारण कौशल की बात हम कर चुके हैं। आज उसी चरण में तीसरे कौशल की हम बात करेंगे जो पढ़ना क्रिया से संबंधित है और जिसे हम पठन कौशल या वाचन कौशल के नाम से जानते हैं। अब सामान्य संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो पठन कौशल और वाचन कौशल दोनों को एक समान माना जाता है। यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब हम गहन बात जब हम करते हैं तो वाचन और पठन कौशलों में थोड़ा अंतर है। वाचन कौशल जो है यह इस कौशल का आधारभूत अर्थ देता है, जबकि पठन कौशल इस कौशल का गूढ़ अर्थ देता है। अर्थ के रूप में बात करें तो वाचन कौशल का अर्थ है छपे हुए अक्षरों को पढ़ना। तो वाचन में केवल पढ़ना तत्व पर अधिक बल दिया जाता है, जब माफ कीजिए, वाचन में पढ़ना इस क्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि पठन के संदर्भ में बात करें तो यहां पढ़ने के साथ साथ अर्थ ग्रहण की बात की जाती है। यद्यपि व्यावहारिक रूप में इन दोनों कौशलों को समान माना जाता है, दोनों कौशल में कोई विशेष अंतर नहीं है। परीक्षा में भी जब इसके संदर्भ में प्रश्न किए जाते हैं तो पठन कौशल और वाचन कौशल में बहुत अधिक अंतर नहीं माना जाता, या दोनों को अलग अलग मानकर प्रश्न करने की संभावनाएं कम रहती है। फिर भी सामान्य स्तर पर हमें इन दोनों प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे हम। तो आज इस कौशल में जो हम बात करेंगे पढ़ने के संदर्भ में, वो एक तो सबसे पहले कि यह पठन कौशल क्या है, इसकी बात करेंगे सबसे पहले तो, और इसके साथ और कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी प्रक्रियाएं जुड़ी हुई है। उसके बाद इस वाचन के भेद, उनकी प्रक्रियाएं, उनका महत्व, कौशल विकसित करने की विधियां, इन सब की बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले इस वाचन कौशल या पठन कौशल की बात। सबसे पहले जो बात अभी हमने की, वाचन और पठन में जो आधारभूत अंतर है, यद्यपि जान रहे हैं परीक्षा में यह अंतर अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, जैसे वाचन जो शब्द है यह वच धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी या कथन। तो अब इस शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो वाचन में शब्दों के उच्चारण की प्रधानता होती है, जबकि जब पठन की बात करते हैं तो पठन में अर्थ ग्रहण पर बल होता है। यद्यपि दोनों में प्रक्रियाएं समान चलती है, पठन में वाचन सम्मिलित है, लेकिन पठन जो प्रक्रिया है उसमें अर्थ ग्रहण पर विशेष बल है, जबकि वाचन में अर्थ ग्रहण पर सामान्य बल दिया जाता है। प्रक्रियाएं दोनों समान है, गतिविधि एक ही करवानी है, लेकिन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वाचन में उच्चारण की प्रधानता है, जबकि पठन में अर्थ ग्रहण की प्रधानता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, परीक्षा में यदि कुछ अलग संदर्भ में प्रश्न कर लिया जाए तब। तो अब देखिए, वाचन या पठन जो हम कहते हैं उसका सामान्य अर्थ है लिखे हुए या छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना, ये हम कहते हैं वाचन। और जब इसे व्यापक संदर्भ में ले जाते हैं, या यूं कहें जब इसे हम पठन के संदर्भ में ले जाते हैं, व्यापकता से अर्थ ऐसे, जब पठन के संदर्भ में बात करते हैं तब इसका अर्थ होता है लिखे हुए को पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण करना। जब ये पूरी प्रक्रिया हम एक इकाई के रूप में देखें तो यहां तीन तत्व काम करते हैं: शब्द का उच्चारण, उसका अर्थ और भाव। ये तीन तत्व एक शब्द में होते हैं।
शब्द विशेषकर जब वह वाक्य में आता है तब उसके भाव बदलते रहते हैं, एक ही शब्द अलग अलग भाव देता है। तो जब हम पाठ पढ़ रहे हैं, पठन की क्रिया करवा रहे हैं, वाचन के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां 3 तत्व महत्वपूर्ण रहेंगे: शब्द का उच्चारण, उसका अर्थ और उसका भाव। ये तीनों प्रक्रिया इसमें सम्मिलित रहती है। अब ये जो पठन है क्या है? एक सउद्देश्य, सार्थक और चिंतन प्रधान क्रिया है। चिंतन प्रधान क्रिया होने का अर्थ है कि जो शब्द जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं, जिनका हम वाचन कर रहे हैं, जिन छपे हुए शब्दों को हम देख रहे हैं, उसे पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ उस पर मनन करें, उस पर विचार करें, उस पर तर्क करें, अपने पूर्व ज्ञान और अपने अनुभवों के आधार पर उस पर तर्क करें, उसका अर्थ जानने का प्रयास करें, उसे हम कहेंगे चिंतन। सार्थक इसलिए कि जब हम किसी बात को पढ़ रहे हैं तो उस प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो सार्थक तत्व है वे हम अपने जीवन में लेके आते हैं। बालक अपने व्यवहार में उन प्रक्रियाओं को जोड़ता है, इसलिए यह प्रक्रिया कैसी है? सार्थक है। तो यह कैसी प्रक्रिया? एक सउद्देश्य, सार्थक और चिंतन प्रधान प्रक्रिया है। पाठक लिखी हुई शब्दावली का उच्चारण करता है और साथ साथ अर्थ ग्रहण करता है, और अर्थ ग्रहण के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है। अब यह मूल्यांकन कैसे करेगा? पाठक क्या करता है? लिखी हुई या छपी हुई शब्दावली का उच्चारण करता है, उसके बाद में उच्चारण के साथ करेगा अर्थ ग्रहण, और अर्थ ग्रहण के बाद अंत में होता है उस प्रक्रिया का मूल्यांकन। मूल्यांकन के संदर्भ में कह सकते हैं कि वहां जो बात कही गई है उस पर जब चिंतन किया, मनन किया, विचार किया, तर्क किया, और उसके बाद उस विषय वस्तु के सही या सही नहीं होने, उपयोगी और अनुपयोगी होने की दशा का निर्धारण करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन। यहां मूल्यांकन का अर्थ उस विषय वस्तु की उपयोगिता, उसके महत्व का निर्धारण करना है। ठीक? तो जो बात हमने की, उच्चारण, अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण करना, अर्थात जो विषय वस्तु पढ़ी जा रही है उसे उच्चरित करना, उसका अर्थ ग्रहण करना और उसका मूल्यांकन करना, यह इस पठन या वाचन प्रक्रिया का सामान्य परिचय है। अब देखिए, पठन प्रक्रिया के अंतर्गत जब बालक को कोई पुस्तक पढ़वाई जा रही है, कोई लिखी हुई विषय वस्तु पढ़वाई जा रही है, तो ये लिखी हुई विषय वस्तु पढ़ना और पढ़कर सीखना यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। साथ ही जब हम अधिगम के क्षेत्र में बात करते हैं तो ये जो पढ़ना है यह कैसी प्रक्रिया है? जहां बालक सीखता है, अर्थात एक ग्राह्य कौशल है। पढ़ना क्या है? एक ग्राह्य कौशल है। और इस ग्राह्य कौशल के संदर्भ में हम बात करें तो पढ़ना सुनने की तुलना में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हमने भाषा की बात की थी तो लिखित और मौखिक भाषा के संदर्भ में जब हमने अंतर चिन्हित किया था तो हम जानते हैं कि भाषा का जो लिखित रूप है वह मौखिक की तुलना में अधिक व्यापक हो सकता है, उसमें विचार अधिक मात्रा में गुंफित हो सकते हैं, और उस विषय वस्तु को, लिखित विषय वस्तु को समझने के लिए विद्यार्थी के पास पर्याप्त समय होता है। वह उस विषय वस्तु पर गहन चिंतन कर सकता है, बहुत देर तक विचार कर सकता है, बार बार उस विषय वस्तु को पढ़कर उसकी सूक्ष्म संवेदनाओं को ग्रहण कर सकता है। तो ग्राह्य कौशल है, इस प्रक्रिया से बालक सबसे अधिक सीखता है। तो इस संदर्भ में हम बात करें तो पठन प्रक्रिया के अंतर्गत बालक सबसे पहले क्या कर रहा है? शब्दों को देखता है, देखने के बाद उन्हें बोलता है, फिर उन पर चिंतन करता है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत पाठक की दृष्टि जैसे जैसे शब्दों और वाक्यों पर घूमती है, सबसे पहले वह उनका अभिधेय अर्थ सीखता है, मतलब सामान्य अर्थ सीखता है, उस शब्द का मूल अर्थ, जिसे
प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है, प्रतिधन अभिज्ञान कहा जाता है। मतलब विशेष जानकारी, जो सामान्य जानकारी जो सामने दिख रही है वह जानकारी प्राप्त करता है, और उसके बाद उसमें निहित अर्थ जिसे हम कहते हैं लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ को ग्रहण करता है। तो प्रत्यभिज्ञान का मतलब है अभिधेयार्थ, जो अभिधा का जो अर्थ है, अभिधा शब्द शक्ति के अनुरूप जो अर्थ है वह है प्रत्यभिज्ञान। अर्थात जो अर्थ उसके सामने है, पहले जो अर्थ समझ में आ रहा है, शब्द का जो सामान्य अर्थ है, सबसे पहले उसे ग्रहण करेगा और फिर उसमें लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ जो है उसे ग्रहण करता है। ये इसका क्रम चलता है। किसी वाक्य को पढ़ते ही तत्काल उसका लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ समझ में आए, ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। यद्यपि अनुभव और अभ्यास से इस प्रक्रिया की गति को तीव्र किया जा सकता है, परंतु इस क्रम का भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात वाक्य को पढ़ते ही उसमें जो लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ छिपा हुआ है उसे प्रथम बार में चिन्हित करना, प्रथम बार में ग्रहण करना संभव नहीं होता है। पहली बार तो लक्ष्य अभिधेयार्थ ही ग्रहण किया जाएगा, उसके बाद में लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ग्रहण होंगे। ठीक, वह लेखक के विचार, भाव तथा मंतव्य को समझता है और उनका मूल्यांकन करता है। तो ऐसी दशा में उसके मस्तिष्क में, मन में जो प्रतिक्रिया होती है वह किस कारण होगी? उसके पूर्व अनुभवों के कारण। अर्थात जो अर्थ वह ग्रहण करता है, जो भाव वह ग्रहण करता है, लेखक का मंतव्य जो समझता है, उसकी लेखन प्रक्रिया का, उस विषय वस्तु का मूल्यांकन जो करता है, इसका मूल आधार क्या है? बालक का अपना पूर्व ज्ञान, बालक के अपने पूर्व अनुभव। और यदि हम व्यक्ति के संदर्भ में बात करें तब भी दशा वही लागू होगी, व्यक्ति के अपने पूर्व अनुभव। अर्थात भाषा के संबंध में उसके जो पूर्व अनुभव, ये पूर्व अनुभव कैसे हैं? भाषा के संदर्भ में, भाषा को अब तक उसने जितना पढ़ा है, भाषा को उसने जितना ग्रहण किया है, उन अनुभवों के आधार पर वह विषय वस्तु का मूल्यांकन करता है। अर्थात पढ़ने में बालक सबसे पहले पढ़ेगा, फिर उसका सामान्य अर्थ ग्रहण करेगा, फिर उसका विशिष्ट अर्थ, उसके बाद और गहनता में जाएगा, लेखक के विचारों को, लेखक के भावों को समझने का प्रयास करेगा और उसका मूल्यांकन करेगा। अब ये जो पढ़ने की जो पूरी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया की जो हम बात कर रहे हैं, पठन प्रक्रिया की, यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। ध्यान रखें, यह नई विषय वस्तु और इसके विषय में परीक्षा में प्रश्न किए जा सकते हैं। तो पठन प्रक्रिया के 4 सोपान हैं। पहला प्रत्यभिज्ञान, जिसे अभिधेयार्थ हम कहते हैं। दूसरा अर्थ ग्रहण करना, फिर मूल्यांकन और अंत में उसका अनुप्रयोग। प्रत्यभिज्ञान मतलब साधारण अर्थ ग्रहण करना। जिसके बारे में हमने पूर्व में उल्लेख किया, जो अभिधेयार्थ कहा जा सकता है। यद्यपि ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न जब किया जाएगा तो शब्द आपको प्रत्यभिज्ञान ही मिलेगा, वहां अभिधेयार्थ शब्द नहीं मिलेगा, है ना। यहां तो जो अभिधेयार्थ का अर्थ है, जो अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के अनुरूप मिल रहा है, जो सीधा अर्थ मिल रहा है, वह अभिधेयार्थ है, वही प्रत्यभिज्ञान है। प्रति अभिज्ञान, पहले सामने जो ज्ञान हो रहा है, पहली बार में शब्द का जो अर्थ ज्ञात हो रहा है, वह प्रत्यभिज्ञान है। तो ये पठन की जो प्रक्रिया है, ये कुल 4 चरणों में चलती है। पहला प्रत्यभिज्ञान, दूसरा अर्थ ग्रहण, तीसरा मूल्यांकन और चौथा अनुप्रयोग। यहां सामान्य अर्थ ग्रहण में अन्य सारी प्रक्रियाएं, ये लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, विचारों को ग्रहण करना, भावों को ग्रहण करना, मंतव्य को समझना। मूल्यांकन उचित, अनुचित, उपयोगिता, अनुपयोगिता का निर्धारण, और अनुप्रयोग, यहां जो विषय वस्तु पढ़ी है उसे समझकर अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना। अब इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं, इन चारों ही चरणों को। सबसे पहला चरण है प्रत्यभिज्ञान। इसके बारे में 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये कि यह इस पठन प्रक्रिया का यांत्रिक पक्ष कहलाता है। पठन प्रक्रिया का
यांत्रिक पक्ष। यांत्रिक पक्ष होने का अर्थ यह है कि यहां बालक विषय वस्तु को यंत्रवत पढ़ता है। सबसे पहले बालक उस विषय वस्तु को केवल पढ़ रहा है और जो सामान्य अर्थ जो वो जानता है केवल उस सामान्य अर्थ को ही समझ पा रहा है, विशिष्टता की ओर नहीं जा रहा है। सामान्य अर्थ को समझने के लिए उसे कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हो रही है, उसे कोई विशेष मानसिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं हो रही। इसलिए कहा गया कि यह चरण पठन का यांत्रिक पक्ष। यांत्रिक पक्ष क्यों है? क्योंकि यहां भाव ग्रहण के लिए विशेष मानसिक प्रक्रिया नहीं होती। ना जैसे यही उदाहरण है, हम इस विषय वस्तु यदि आप पढ़ते हैं सीधा, तो पढ़ने से इनमें से अधिकतम चीजों के शब्द आपको ध्यान में आ रहे हैं। उस अर्थ को ग्रहण करने के लिए, शब्द को समझने के लिए आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जैसे जैसे वाक्य को पढ़ रहे हैं सामान्य बात समझ में आ रही है। तो यहां बालक को विशेष मानसिक प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि यह पठन प्रक्रिया का यांत्रिक पक्ष है। अब प्रत्यभिज्ञान है क्या? इस प्रत्यभिज्ञान का आशय क्या, अर्थ क्या है? इसका आशय है शब्द के दृश्य तथा श्रव्य रूपों को समझकर उसे स्पष्ट मानसिक बिंब की रचना। ये पहला काम है। बिंब क्या होते हैं हमने पहले ही बात कर रखी। तो उस शब्द को देखा, दृश्य रूप हो गया। सबसे पहले शब्द को नेत्रों से देखा और फिर उसे बोला, उसका क्या किया? उच्चारण किया। और उसके साथ उस शब्द का जो अर्थ होना चाहिए उसका एक काल्पनिक चित्र मस्तिष्क में बनता है, जिसे हम कहते हैं बिंब। अब ये बिंब जो है उस शब्द का सामान्य अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ। जैसे हम कहें कि वह गधा है, किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जैसे, तो ऐसी दशा में जब हम पढ़ते हैं कि वह गधा है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस गधा शब्द को पढ़ते ही एक बार मस्तिष्क में उस प्राणी विशेष का चित्र बन रहा है। तो वह प्रक्रिया क्या है? उसका मानसिक बिंब है। ठीक। अब शब्द के रूप, ध्वनि और अर्थ, तीन चीजें ध्यान रहे। शब्द का रूप, उसकी ध्वनि और उसका अर्थ, इन तीनों के संयोग से हमारे मस्तिष्क में शब्द का बिंब बनता है। तो शब्द का बिंब बनने में तीन चीजें काम करती है, रूप, ध्वनि और अर्थ। इस बात को विशेष ध्यान रखें, मस्तिष्क में शब्द का बिंब बनने में कितनी चीजें काम करती है? तीन चीजें। कौन कौन सी? रूप, ध्वनि और अर्थ। रूप का मतलब शब्द कैसा दिखता है, शब्द का आकार प्रकार। जैसे हमने शब्द लिखा गधा, या जैसे हम कहें कि नरेश सिंह है, या नरेश गधा है। इस तरह के जो वाक्य लिखते हैं हम, विशेषकर जो लक्ष्यार्थ के संदर्भ में हो, तो जब सबसे पहले इस शब्द का हमने रूप देखा, रूप का अर्थात कौन कौन से वर्ण हैं, किस प्रकार लिखे गए हैं, यह तो हुआ इसका रूप। फिर हमने इसका उच्चारण किया, नरेश सिंह, ये हुई इसकी ध्वनि। और अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो सिंह यानी यहां सामान्य अर्थ जो है शेर। तो मस्तिष्क में सबसे पहले क्या बनेगा? सिंह का, शेर का चित्र बनेगा। या जब गधा शब्द की बात करते हैं तो ग और धा, ये दो इसके रूप हैं। गधा ध्वनि है और मस्तिष्क में उस प्राणी का जो चित्र बनता है वह क्या है? बिंब है। तो मस्तिष्क में बिंब बनने के लिए तीन चीजें चाहिए, रूप, ध्वनि और अर्थ। जब ये तीनों मिल जाएंगी तो मस्तिष्क में एक चित्र बनेगा। अब आगे क्या करेंगे? इस बिंब या संप्रत्यय की सृष्टि, देखिए यहां से फिर बात आ गई। इस बिंब या संप्रत्यय की सृष्टि हमारे पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। अर्थात जो हम जानते हैं पहले से, जो हम साधारण रूप जानते हैं, जो हमारा पूर्व अनुभव है,
उसी के आधार पर इन दोनों प्राणियों के चित्र मस्तिष्क में बनेंगे। या जैसे हम कहें कि सूर्योदय हो रहा है, आकाश में लालिमा छाई हुई है, तो सूर्योदय और आकाश की लालिमा का चित्र केवल उसी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनेगा जिसने सूर्योदय और आकाश की उस लालिमा को देखा हो, जिसने उस दशा का, जिसके पास पूर्व अनुभव है, जिसने सूर्योदय होते हुए नहीं देखा, जिसने आकाश में उस समय लालिमा को नहीं देखा है, वह उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता। उस दृश्य का, उस घटना का चित्र उसके मस्तिष्क में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसका कोई अनुभव ही नहीं है। तो ये तीनों चीजें मिलकर, रूप, ध्वनि और अर्थ मिलकर बिंब बनाते हैं। और यह बिंब वास्तव में कैसे बनेगा? हमारे पूर्व अनुभवों के आधार पर। यदि पूर्व अनुभव नहीं है तो इस सामान्य पठन से मस्तिष्क में कोई बिंब नहीं बन सकता। बिंब उसी का बनेगा, चित्र उसी का बनेगा जिसे हमने पूर्व में देख रखा हो, जिस घटना को हमने पूर्व में अनुभव कर रखा हो। तीव्र गति से पढ़ने के लिए यह कौशल सबसे उपयोगी और सबसे आवश्यक है। अगर जो द्रुत वाचन हम करते हैं, यदि द्रुत वाचन करना है या सस्वर वाचन भी जब कर रहे हैं, उसमें भी बहुत तीव्र गति से पढ़ना है, तब भी यह कौशल, ये प्रत्यभिज्ञान ज्ञान की दशा होनी आवश्यक है। क्योंकि वहां शीघ्रता से पढ़ने पर भी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण करना, उसका सामान्य चित्र मस्तिष्क में बनना, उसका सामान्य बिंब मस्तिष्क में बनना अनिवार्य है। तो शीघ्रता से पढ़ना है तब तो ये प्रत्यभिज्ञान की दशा अनिवार्य होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रत्यभिज्ञान को सरल शब्दों में कहें तो वह अर्थ जो हम उसका सामान्य अर्थ जो देते हैं, और यह शब्द को पढ़कर मस्तिष्क में चित्र बनाता है, और यह चित्र आपके पूर्व अनुभव पर आधारित होगा। यदि आपने उस वस्तु को, उस घटना को, उस प्रक्रिया को पूर्व में कहीं देखा है, पढ़ा है, अनुभूत किया है, तभी हम उस प्रक्रिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, तभी उसका बिंब मस्तिष्क में बनेगा। ठीक, यह तो हुआ पहला चरण। ये पहला चरण इसका सामान्य चरण है, जहां हम भाषा को पढ़ते हैं, भाषा का सामान्य अर्थ ग्रहण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी दशा जिसे कहा जाता है अर्थ ग्रहण, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थ ग्रहण के द्वारा हम पठित सामग्री में निहित अर्थ को भली भांति समझते हैं, सबसे पहला काम। अब वास्तव में उसका अर्थ है क्या? अर्थ ग्रहण की दक्षता पाठक से चिंतन और मनन की अपेक्षा रखती है। अर्थात वही व्यक्ति या हम तभी उस विषय वस्तु से अर्थ ग्रहण कर सकेंगे जब उस विषय वस्तु को लेकर या उस विषय वस्तु पर हम दो प्रक्रियाएं करें, चिंतन और मनन। अर्थात उस शब्द को, उस कथन पर बहुत गहराई से विचार करें, तर्क करें और देखें कि वास्तव में इसका अर्थ यहां क्या होगा। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थ को समझने के साथ साथ उसकी व्याख्या और विश्लेषण भी किया जाए। और इसलिए ही भाषा शिक्षण के समय विषय वस्तु की व्याख्या और विश्लेषण साथ साथ किया जाता है। पाठ जब हम कोई पढ़ाते हैं, सामान्य रूप में बात करें, जब हम कोई गद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ा रहे हैं, तो हम प्रत्येक वाक्य की, प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करते हुए चलते हैं। तो उस व्याख्या को करने का उद्देश्य है बालक में उस विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करवाया जा सके। पढ़ते समय अब इसके लिए कौन सा क्या प्रक्रिया रहेगी? सबसे पहले तो पढ़ते समय विचारों और घटनाओं के क्रम को समझना, पहली चीज। दूसरा, विशिष्ट तथ्यों का चुनाव करना कि इस पूरे गद्यांश में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। फिर विस्तृत विवरण की जानकारी प्राप्त करना। ये तीन चीजें जो है, ये जब मिलेगी तब लेखक के मंतव्य को समझना होगा, और तभी लेखक का मंतव्य, लेखक की इच्छा, लेखक का मूल विचार समझ में आएगा। कौन कौन सी चीजें मिलानी होगी? सबसे पहले तो विचारों और घटनाओं के क्रम को समझना कि यहाँ जो विषय वस्तु लिखी गई है वह किस क्रम से लिखी गई है, यहाँ विचार किस क्रम से होने चाहिए।
जब विषय वस्तु क्रमबद्ध होगी तब उसे समझना सरल होता है। जो विषय वस्तु अव्यवस्थित हो, बिखरी बिखरी हो, क्रमहीन हो, तब उसे समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो विचारों और घटनाओं के क्रम को समझना। उसके बाद उन सभी विचारों में, उन सभी घटनाओं में जो विशेष है, जो महत्वपूर्ण है, उन विचारों और घटनाओं को चिन्हित करना और उन्हें चिन्हित करने के उपरांत उनका विस्तृत विवरण प्राप्त करना, उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, जो हम कहते हैं व्याख्या और विश्लेषण होता है। इस व्याख्या और विश्लेषण से इन विशेष तथ्यों की क्या करेंगे, हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और तब हम यह समझ पाएंगे कि इस गद्यांश में, इस पद्यांश में, इस कविता में, इस गीत में, कहानी में, निबंध में लेखक क्या विचार प्रकट करना चाहता है, लेखक के अपने मूल विचार क्या है। तो यह अर्थ ग्रहण वास्तव में लेखक के मूल विचार को समझने में और बालक में चिंतन, मनन, तर्क, विश्लेषण, विषय वस्तु को छांटना, विषय वस्तु के प्रमुख तत्वों की पहचान करना, ये सारी दक्षताएं अर्थ ग्रहण में विकसित होती है। फिर अब ये अर्थ ग्रहण जब हम करते हैं तो इस अर्थ ग्रहण में बहुत सारी चीजें सम्मिलित रहती हैं। जो मूल बात है वो तो हमने की, लेकिन उसके अलावा इस अर्थ ग्रहण में बहुत सी चीजें सम्मिलित हैं। इन्हें सामान्य रूप में ध्यान रखें, संभव है कहीं इसका कोई प्रश्न आपको मिल जाए। सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य कथन है, तब भी परीक्षा में ध्यान रखना है हमें। सबसे पहला अर्थ ग्रहण में क्या आएगा, शब्दों तथा वाक्यों का प्रसंग के अनुकूल अर्थ समझना। ये बात हमने कल जब उच्चारण की हमने बात की थी तब भी हमने कहा था बालक में परिस्थिति के अनुरूप उच्चारण करने की शैली, शब्द, वाक्य संरचना आदि का ज्ञान होना चाहिए। तो वही वापस जब हम पढ़ रहे हैं उस समय भी शब्दों और वाक्यों का प्रसंग के अनुकूल अर्थ समझने की योग्यता अर्थ ग्रहण में सहायक होती है। यहां प्रसंगानुकूल अर्थ समझना, जो हम बात करते हैं लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की। दूसरी चीज, पाठ्य सामग्री में आए विशिष्ट विवरण का चयन करना। यहां तक तो अब देखिए वही प्रक्रिया चल रही है जो मैं शुरू में बात की थी कि अर्थ ग्रहण वास्तव में क्या है, शब्दों को पढ़ना, उसके अर्थ को समझना, उस पर चिंतन करना, मनन करना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, विचारों को समझना, तथ्यों को समझना, फिर लेखक का मंतव्य समझना। यही क्रम सारा यहां आ रहा है। सबसे पहले शब्दों और वाक्यों का प्रसंगानुकूल अर्थ समझना, उसके बाद पाठ्य सामग्री में आए विशिष्ट विवरण का चयन करना, इसके अलावा मुख्य बिंदुओं तथा महत्वपूर्ण विचारों का चुनाव कर उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना। ये बात भी हमने की। फिर एक जो मुख्य बिंदु है, अर्थात उस गद्यांश, पद्यांश या कविता का जो केंद्रीय विषय है, उस केंद्रीय विषय को समझना और उस पर विचार करना। फिर सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण करने का अर्थ है उस दशा को, उस विचार को अन्य परिस्थितियों में लागू करके देखना, सामान्य रूप में उसका प्रयोग करना, उसका अर्थ समझने की दक्षता। तत्पश्चात पठित सामग्री को संक्षिप्त या विस्तार पूर्वक व्यक्त कर सकना। यह तभी संभव है जब बालक विषय वस्तु को ठीक तरह से समझ चुका हो, उसने विषय वस्तु का अधिग्रहण, उस विषय वस्तु का अधिगम पूर्ण रूप से कर लिया है, उस विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ लिया है। तब हम चाहें तो उस विषय वस्तु को संक्षेप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और हम चाहें तो विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। संक्षिप्त में करने का अर्थ है कि उसकी जो मूल विषय वस्तु है, मुख्य बिंदुओं को प्रकट करना, और विस्तार पूर्वक व्यक्त करने का अर्थ है उसकी पूरी व्याख्या करना। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं तभी संभव है जब विषय वस्तु को ठीक तरह से हम अधिगम कर चुके हैं, शब्दों वाक्यों का अर्थ समझ चुके हैं, उस विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में, उन विचारों को एक निश्चित क्रम में रख चुके हैं, उस विषय वस्तु पर चिंतन, मनन, तर्क आदि सभी प्रक्रियाएं कर चुके हैं। तब यह संक्षिप्त करना या विस्तार करना, दोनों ही दशाएं संभव होगी। उसके बाद
सामग्री में निहित निर्देशों का अनुसरण करना। यदि उस विषय वस्तु में कोई विशेष निर्देश है तो जैसा हमने समझा है तभी उसका ठीक तरह से उपयोग होगा। जैसे परीक्षा आप जब देने जाते हैं तो प्रवेश पत्र पर या आवेदन करते समय भी उन दोनों ही दशाओं में कई निर्देश आपके लिए दिए होते हैं, अभ्यर्थी के लिए कई निर्देश होते हैं। हम उन निर्देशों को गहनता से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और जब वे निर्देश ठीक तरह से समझ में आ जाते हैं तभी हम आवेदन को ठीक तरह से करने में सक्षम हो पाते हैं। कभी कभी विद्यार्थी जब भ्रमित होते हैं तब हम किसी माध्यम से, किसी शिक्षक से, किसी परिचित से उसके विषय में व्याख्या पूछते हैं और उस व्याख्या से संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन की अगली प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो यहां भी वही बात है, उन निहित निर्देशों को तभी समझ पाएंगे जब विषय वस्तु को हम ठीक तरह से आत्मसात कर पाए। फिर पढ़कर निष्कर्ष निकालना, विषय वस्तु का सारांश, विषय वस्तु का निष्कर्ष, ये सब अर्थ ग्रहण के परिणाम है। यदि अर्थ ग्रहण नहीं हुआ है तो इनमें से कोई दशा उपस्थित नहीं होगी। ये एक प्रकार से कहें ये सारे के सारे क्या है, अर्थ ग्रहण के परिणाम है। इसलिए देखिए हम लिखा है अर्थ ग्रहण योग्यता में कौन कौन से बिंदु हैं। तो अर्थात अर्थ ग्रहण की योग्यता यदि बालक में विकसित हो चुकी है तो उसका परिणाम ये सारे बिंदु होंगे। फिर देखिए संभावित घटनाओं के संबंध में अनुमान लगाना ना। जैसे कहा गया कि परीक्षा केंद्र में सभी अभ्यर्थी आधी आस्तीन का कमीज या टी शर्ट पहन कर आएंगे जिनमें धातु का कोई बटन लगा हुआ नहीं हो। अब हमने विषय वस्तु को ठीक से समझा है, निर्देशों को समझ लिया है, तो अब संभावित घटनाओं को हम जानते हैं। वहां लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो हम समझ गए कि यदि समय पर नहीं पहुंचे तो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। संभावित घटना का अनुमान, अगर पूरी आस्तीन का कमीज पहना हुआ है तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो संभावित घटना का परिणाम समझ में आ गया। साथ साथ विचारों का विश्लेषण और संश्लेषण करना, अर्थात विश्लेषण का अर्थ है उसे विस्तृत करना, संश्लेषण का अर्थ है उसे संक्षिप्त करना। एक ही विषय वस्तु को अलग अलग अंशों में बांट लेना विश्लेषण है, और विषय वस्तु को संक्षेप में ले आना संश्लेषण है। तो जो हम पहले बात हमने की, पिछला जो बिंदु था, पठित सामग्री को संक्षिप्त या विस्तार से व्यक्त कर पाना, यह उसी की व्याख्या है। पठित वस्तु का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। आलोचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है कि उस विषय वस्तु के जो सार्थक तत्व है, जो उसमें सकारात्मक पक्ष है और जो उसके नकारात्मक पक्ष है, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसकी कमियां हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, उन सभी तथ्यों को जानना, उन सभी को समझ पाना, उन सभी की व्याख्या कर पाना, यह है आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब जब हम जब हम सीख जाते हैं, जब अर्थ ग्रहण की योग्यता आ जाती है तो उस अर्थ ग्रहण की योग्यता में ये सारे बिंदु सम्मिलित हैं। तो परीक्षा में प्रश्न जो किया जाता है कि अर्थ ग्रहण की योग्यता में निम्न में से कौन सा एक बिंदु सम्मिलित है या कौन सा एक बिंदु सम्मिलित नहीं है। क्योंकि अब जो प्रश्न किए जा रहे हैं वे ज्ञानात्मक प्रश्न कम, अवबोध पर अधिक है, और ज्ञान पर भी जो आ रहे हैं वे एक कथन में समेटे नहीं जा रहे। वहां 5-6 कथन दिए होते हैं और प्रश्न होगा कि इनमें से कौन सा कथन इस प्रक्रिया से संबंधित है या कौन सा कथन प्रक्रिया से संबंधित नहीं। तो वहां अधिक कथनों की जानकारी होना, ज्ञान की अधिक मात्रा होना अत्यंत आवश्यक है। अब यह जो पूरी अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, इस अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ना 3 तरह का होता है। 3 स्तरों पर पठन चलता है। सबसे पहले अभिधात्मक, फिर आलोचनात्मक और फिर सृजनात्मक। ये 3 चरण चलते हैं। अभिधात्मक, आलोचनात्मक और सृजनात्मक, ये तीनों क्या है? अर्थ ग्रहण की दृष्टि से पठन के 3 स्तर हैं। सबसे पहला अभिधात्मक, बिल्कुल साधारण चीज है।
अभिधात्मक में पाठ्य वस्तु के अर्थ का तथ्यात्मक निरूपण होता है, और तथ्य हम जानते हैं साधारण जानकारी है, अर्थात शब्द का सामान्य अर्थ समझना, वाक्य का सामान्य अर्थ समझना, जैसा उसमें कहा गया है ठीक वैसा ही समझना, यह कहलाता है तथ्यात्मक निरूपण। कि जितना लिखा गया है बस उतना ही समझना, उसका जो गहन अर्थ है वो उसके बाद में आएगा। तो उस गहन अर्थ से पहले की जो दशा है, पंक्ति को प्रथम बार पढ़ने पर जो बात समझ में आती है वह क्या है? तथ्यात्मक विषय वस्तु है। फिर आएगा आलोचनात्मक। अब आलोचना में क्या है? उसका जो मूल अर्थ है, अर्थात उसमें जो लक्ष्यार्थ है या जो व्यंग्यार्थ है उसे समझना ना। ये तो क्या है? अभिधेय अर्थ है। जो तथ्यात्मक निरूपण है यह क्या है? अभिधेयार्थ है। आलोचना में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ जो अर्थ सम्मिलित है वह होगा। और अंतिम जो है हमारा सृजनात्मक। इस सृजनात्मक में पाठक या बालक अपने अनुभव के आधार पर लेखक के विचारों का मूल्यांकन करता है और साथ ही नई कल्पना, नए दृष्टिकोण और निष्कर्ष की स्थापना करता है। इस सृजनात्मकता में सृजन का अर्थ ही क्या है? कि ऐसी विषय वस्तु, ऐसे तथ्य का निर्माण करना जो पूर्व में उस संदर्भ में किसी ने नहीं कहे हो, पूर्व में उस संदर्भ में संभवतः किसी की दृष्टि उन पक्षों पर नहीं गई हो, उसे कहा जाता है सर्जन। तो इसमें बालक करेगा क्या? विषय वस्तु को पढ़ेगा और अपने अनुभव के आधार पर लेखक के विचारों को समझेगा, उनका मूल्यांकन करेगा कि वे किस संदर्भ में कहे गए हैं, और उसके बाद अपनी कल्पना को, अपने विचारों को उसके साथ जोड़ेगा। जैसे हम किसी लेखक के द्वारा लिखे गए किसी निबंध को पढ़ते हैं, ठीक, उस निबंध को पढ़कर जो सामान्य कथन जब हम पढ़ रहे हैं तब वह क्या है? अभिधात्मक पठन है। उसके बाद हम उस निबंध के मूल अर्थ को समझते हैं, वह है आलोचनात्मक पठन। अब सृजनात्मक में हम क्या करेंगे? पहले तो यह समझेंगे कि भाई हाँ, लेखक ने यहां जो कथन कहे हैं वे कथन बिल्कुल सही हैं, उपयोगी हैं और सार्थक हैं। अब उन कथनों में कुछ कथन ऐसे होंगे जो तात्कालिक परिस्थितियों में सार्थक होंगे, संभव है वर्तमान परिस्थितियों में वे उतने प्रासंगिक नहीं हो। तब अब वर्तमान परिस्थितियों में क्या होना चाहिए? वह हमारा नया दृष्टिकोण है, वह नई कल्पना है कि इस विषय वस्तु को उन परिस्थितियों में देखें तो अत्यंत प्रासंगिक थी। यह तो हो गया मूल्यांकन। लेकिन कहें वर्तमान दशाओं में यह प्रासंगिक नहीं है, अब इस विषय वस्तु में इस प्रक्रिया को इस प्रकार से बदल दिया जाए तो उपयुक्त होगा। तो यह क्या है? हमारी नई कल्पना। तो पाठक जो है, विद्यार्थी जो है, उसमें अपनी इस नई कल्पना को जोड़ता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है सृजनात्मकता। और यह इस अर्थ ग्रहण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम दशा है, जब विशेषकर हम मूल्यांकन करें और साथ ही उसमें अपनी कल्पना और अपने दृष्टिकोण को जोड़ सकें। यह वास्तव में सर्वोत्तम पठन है। ठीक, तो ये तो हुई दो दशाओं की बात, प्रत्यभिज्ञान और अर्थ ग्रहण। ठीक है, अब तीसरी दशा की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में क्या है? मूल्यांकन जिसके लिए इसके साथ साथ आपको प्रतिक्रिया शब्द भी कहीं कहीं मिलेगा। अर्थ ग्रहण के साथ ही पाठक ग्रहित विचारों की उपयोगिता, औचित्य और विश्वसनीयता का निर्धारण करता है कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं, जो अर्थ समझ रहे हैं, वह वर्तमान में कितने उपयोगी हैं, उनका औचित्य क्या है और वे कितने विश्वसनीय तथ्य हैं, इनकी जांच करना। और उसको पढ़ने के बाद इस बात का निर्धारण करना कि वर्तमान दशाओं में, वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है। ठीक, अब ये जो मूल्यांकन की जो दशा है,
यह मूल्यांकन की दशा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस संदर्भ में? विशेषकर आलोचना और सृजनात्मकता के संदर्भ में। जो हमने अर्थ ग्रहण का जो रूप पढ़ा था, अर्थ ग्रहण का जो तीसरा रूप है, वह इस मूल्यांकन पर निर्भर करता है। कविता पढ़ना, पढ़कर रसानुभूति करना, नाटक को पढ़ना, साधारणीकरण करना, निबंध को पढ़ना और विचारों में अपनी भावात्मक और ये विचार तेजना जो है, इन सब में जो मूल दशा काम करती है वह हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है, वह हमारी भावात्मक प्रतिक्रिया। अब ये भावात्मक और मानसिक प्रतिक्रिया क्या है कि जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, उसे पढ़कर उस कविता में रसानुभूति जो होती है वह किससे जुड़ी हुई है? भावों से जुड़ी हुई है। जब हम किसी निबंध को पढ़ते हैं और निबंध को पढ़कर उसके विचारों से हम उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होने का अर्थ उन विचारों को अधिगम करते हैं, आत्मसात करते हैं, अनुभूत करने लगते हैं, वह क्या है? मानसिक प्रतिक्रिया है। और यही वास्तव में मूल्यांकन और प्रतिक्रिया है। अब यहां प्रतिक्रिया कैसे हो रही है? इस मूल्यांकन के आधार पर कि हमने पाठ को पढ़ा, उन विचारों की उपयोगिता को समझा कि वास्तव में आज जो लिखा गया है बात उपयोगी है, और साथ ही वर्तमान समय में भी या उस संदर्भ विशेष में औचित्यपूर्ण भी है। और फिर जब हमने जांच की तो पता चला कि यह कथन बिल्कुल विश्वसनीय भी है। और इन सभी के आधार पर हम उस विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में यह विषय वस्तु अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, विचारों की प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है या नहीं। यह तो वह मूल्यांकन। और जब हमें लगता है यह विषय वस्तु बिल्कुल उपयुक्त है, उस विषय वस्तु को हम विश्वसनीयता, औचित्यपूर्णता और उपयोगिता के तराजू पर जब नापते हैं, उपयोगिता के मानकों पर जब देखते हैं, और इन तीनों ही मानकों पर जब वह रचना खरी हो, वह विषय वस्तु खरी उतरे, तब हम उसके अनुरूप हमारे मस्तिष्क में, विचारों में, हृदय में जो भाव आते हैं, जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जो संवेग उत्पन्न होते हैं, वही संवेग वास्तव में क्या है? प्रतिक्रिया है। अर्थात कविता को, कहानी को, निबंध को, नाटक को पढ़कर मस्तिष्क में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे भाव ही वास्तव में क्या है? प्रतिक्रिया है। और जब तक यह प्रतिक्रिया की दक्षता बालक में विकसित नहीं हुई है, पाठक में विकसित नहीं है, तब तक उसमें आलोचनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता। आई बात समझ में? और अब इसके चौथे अंतिम चरण की बात करते हैं, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का अर्थ है अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना। तो यह पठन प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। पठन का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब किसी पुस्तक या रचना को पढ़कर हमारे विचार, व्यवहार, कौशल, अभिरुचि, जीवन मूल्यों का विकास तथा परिष्कार दिखाई दे। अर्थात जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, किसी रचना को पढ़ते हैं, तो उस रचना में जो भाव है, उस रचना का जो अर्थ है, उस रचना का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य, उस भाव, उस दशा को हम स्वयं ग्रहण कर सकें और उसके आधार पर अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने नैतिक मूल्यों में, चारित्रिक मूल्यों में परिष्कार कर सकें, उन्हें सुधार सकें, उन्हें और उन्नत कर सकें। यही उस रचना की उपयोगिता है। और जब हम यह करने में सक्षम हो रहे हैं, इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं? अनुप्रयोग कर रहे हैं। अनुप्रयोग का अर्थ जैसा वहां उस रचना का जो मूल भाव है, उसे अपने जीवन में लागू करना। जैसे किसी कहानी को पढ़कर हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और उस शिक्षा को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। उस शिक्षा को जीवन में आत्मसात करना ही, उस शिक्षा को अपने व्यवहार में लाना ही वास्तव में क्या है? अनुप्रयोग है। तो पठन की सार्थकता इसी बात में है
कि पाठ्य सामग्री में निहित जिस भाव, जिस आदर्श अथवा मूल्य से हम सहमत हों, उसे आत्मसात कर अपने जीवन में उतारे। अब ये सहमति कहां से आएगी? तो देखिए, पिछला चरण जो हमने किया था, ये यहां अर्थ ग्रहण किया हमने, और अर्थ ग्रहण के बाद जब मूल्यांकन किया, तो अब यहां जो भावात्मक और मानसिक जो प्रतिक्रियाएं हुई, उस विषय वस्तु को जब हमने आत्मसात किया, तब हमें लगा कि बिल्कुल यह कार्य तो हमें जीवन में करना चाहिए। इस सद्व्यवहार को, इस उचित आचरण को, इस प्रवृत्ति को तो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में डालना ही चाहिए। तो हम उससे क्या हुए हैं? सहमत हुए हैं। और केवल सहमत होना अनुप्रयोग नहीं, ध्यान रखें। सहमति तो इस प्रतिक्रिया के स्तर पर आ गई कि बालक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बालक मानता है कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यह क्या है? उसकी प्रतिक्रिया है। अब उसने इस झूठ नहीं बोलने अर्थात केवल सत्य बोलने की प्रवृत्ति को जीवन में अपना लिया है। वह क्या है? अनुप्रयोग है। और जब बालक में उस विषय वस्तु का अनुप्रयोग करने की दक्षता आ गई, इसका मतलब बालक अब पठन में क्या हो गया है? कुशल हो चुका है। बालक में पठन की कुशलता विकसित हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी आज की इस प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा थी आज की विषय की, वह थी हमारी इस पठन की प्रक्रिया के सोपान, पठन की प्रक्रिया के चरण। तो पठन की प्रक्रिया में 4 चरण है: प्रत्यभिज्ञान, अर्थ ग्रहण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। इन चारों दशाओं को हमने समझने का प्रयास किया, इन पर चर्चा की है। इन चारों विषय वस्तु को और इसके अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण कथन जो हमने इस पूरी विषय वस्तु में कहे, उन्हें गहनता से पढ़ें और समझें, क्योंकि पठन की जो विषय वस्तु है, पठन कौशल जो है, यह सबसे विस्तृत कौशल है और परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक है। तो अब तक जो विषय वस्तु हमने पढ़ी है, इसे गहनता से पढ़ें, आत्मसात करने का प्रयास करें। ठीक है, कल हम इस पर बात करेंगे वाचन के प्रकार। सस्वर वाचन क्या है, मौन वाचन क्या है, व्यक्तिगत वाचन क्या है, सामूहिक वाचन क्या है, इन सभी प्रक्रियाओं का। सस्वर वाचन क्यों विकसित करना है, मौन वाचन क्यों विकसित करना है, इनका क्या महत्व है, सस्वर वाचन की दशा कैसे विकसित की जाए, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, मौन वाचन के कौन कौन से प्रारूप है, इन सभी पर हम अपनी कल की कक्षा में बात करेंगे। तब तक इस विषय वस्तु को पढ़ें, दोहराएं और इस विषय वस्तु पर चिंतन करें, क्योंकि ये पठन की जो प्रक्रिया है थोड़ी जटिल प्रक्रिया है और आज विशेषकर हमने जो चर्चा की है यह थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, तथ्यात्मक अधिक है, विस्तृत विषय वस्तु है। तो इसे थोड़ा सावधानी से और गंभीरता से पढ़ें और अगली चर्चा के लिए निर्धारित समय पर कक्षा में मिलते हैं।